सो जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसी में हमारा टॉपिक था कि रोल्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कैसे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को। तो उसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोशलाइजेशन। हिंदी में हम इसको बोलेंगे सामाजिकरण। कि मतलब क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, लिखा है मैंने। और ये मैंने नहीं बोला, ये एरिस्टोटल थे, एक बहुत पुराने टाइम के साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये एक टर्म दी थी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है, क्योंकि मैन को ज़रूरत है, वो एक सोसाइटी में रहता है। अच्छा, मैन से मतलब सिर्फ मैन मत समझना, इसमें वुमेन भी आ गई, सब आते हैं। ठीक है, तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल का मतलब है कि हम सबको फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, रिलेटिव्स, सबकी ज़रूरत पड़ती है। हम सब एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में मिल के रहते हैं, एक हमारे बीच इंटरेक्शन होती है। तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। कहने का मतलब है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, उसको एक सोसाइटी में रहना ही पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी सर्वाइवल नीड है। तो इसमें इसने लिखा है कि कैन नॉट लिव इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वो होता है वो स्पेस जहाँ हवा तक भी नहीं होती। तो कहने का मतलब है हम अकेले नहीं रह सकते। सोलिट्यूड और एक लोनलीनेस, दो टर्म आती हैं। एक होता है सोलिट्यूड जिसको हम एकांत बोलते हैं, और एक होता है लोनलीनेस मतलब अकेलापन। दोनों टर्म्स में बहुत डिफरेंट है, हालांकि मीनिंग सेम दिख रहा होगा आपको। सोलिट्यूड इज़ अ गुड टू गो थिंग, ठीक है, और लोनलीनेस जो है वो नेगेटिव टर्म है। सोलिट्यूड जैसे ये सेंट्स हो जाते हैं जो सेल्फ एनलाइटनमेंट जिनमें हो जाती है, ठीक है, वो सॉलिट्यूड प्रेफर करते हैं। या वो लोग जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, अकेले रीडिंग करते हैं, अकेले घूमते हैं, अकेले शॉपिंग करते हैं। दे डू एवरीथिंग देयर सेल्व्स। ठीक है, तो दैट इज़ सॉलिट्यूड। जब आप अकेले होकर अपनी ही कंपनी में सेटिस्फाइड हो, खुश हो, दैट इज़ सॉलिट्यूड। एक होते हैं जो इस अकेलेपन के शिकार होते हैं, जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उस टर्म को हम लोनलीनेस बोलते हैं। ठीक है, वो घबराते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। देखा होगा आपने कई लोगों को, उनको हमेशा झुंड चाहिए, वो 10-10 लोगों में पड़े रहते हैं। कभी उसके घर चले गए, कभी उसके घर चले गए, कभी वहाँ व्हाट्सएप पे भी फ़ोन में देखोगे 2-2 हज़ार कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, सारा दिन लोगों के स्टेटस लगाना, ये वो। कहने का मतलब है वो हर टाइम अपने आप को इंगेज रखते हैं लोगों से। तो वो लोनलीनेस की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि वो अकेले रह नहीं सकते। तो वो अकेलापन नेगेटिव है उनके लिए। फिर आता है एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ऑन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। आप सबको पता है हर सोसाइटी के अपने एक कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी अलग है। कहने का मतलब है हर सोसाइटी में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एवरी कल्चर क्लियरली demarcates the desirable and undesirable behavior in different social कॉन्टेक्स्ट। हमारी कल्चर भी बहुत डिफरेंट है, यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर एकदम अलग है, हमारी कल्चर एकदम अलग है। तो हम इस तरह से डिफर करते हैं फ्रॉम मैन टू मैन, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। फिर आता है हमारा मेन टर्म दैट इज़ सोशलाइजेशन। क्या होता है, क्या सोशलाइजेशन? हिंदी में मैंने बताया सामाजिकरण। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। आप क्या बोलोगे कि हम बहुत सामाजिक हैं, क्या मतलब है इस सामाजिक का? कि हमारी जो भी सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज़, कोड्स, कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस है, उसको हमने अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं, दैट इज़ सोशलाइजेशन। और जो इसके हिसाब से नहीं चलता उसको हम बोल भी देते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जो क्राइम करते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो दैट इज़ अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, तो इसलिए वो एंटी सोशल है। और हम इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए हम क्या हैं, सोशल। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। अडेप्ट कर लेना और एसिमिलेट कर लेना, आत्मसात कर लेना खुद में। ठीक है, फिर आता है एक मैंने नोट डाल के पॉइंट बनाया, दैट इज़ ओनली कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल सिचुएशन इज नॉट सोशलाइजेशन। अब बात ये आती है, ये भी नहीं है कि सोसाइटी में कुछ गलत चला आ रहा है, तुम उसको भी आंख बंद करके अडेप्ट कर लो, एसिमिलेट कर लो, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको विरोध भी करना आना चाहिए अगर कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पुराने टाइम में सती प्रथा चलती थी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, कुरीतियाँ हम जिनको बोलते समाज में। तो ज़रूरी नहीं उनको भी हम आंख बंद करके अडेप्ट कर लें, क्योंकि हम बोलें कि भाई ये तो सोशलाइजेशन का पार्ट है तो ये तो करना ही पड़ेगा। नो, हमें अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट भी अपनी बातों को उठाना चाहिए, वो भी एक सोशलाइजेशन का ही क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम
क्योंकि डायनामिक होती है सोशलाइजेशन प्रोसेस, मैंने आपको बता भी दिया, टाइम टू टाइम सोसाइटी चेंज होती है तो हम भी चेंज होते हैं, हमारी प्रोसेस भी चेंज होती है। फिर आती है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स तो देखो, एक तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूअस मतलब चलती ही रहती है जब तक हम डेथ तक पहुंचते हैं तब तक, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट जो था वो हमारा वूम टू टूम था, गर्भ से कब्र तक, लेकिन ये बर्थ टू डेथ है। अब गर्भ में हमें नहीं पता कितना बच्चा सोशलाइज हो पाता है, नहीं हो पाता, वो अकेला होता है, गर्भ में होता है, ठीक है। लेकिन बर्थ से डेथ तक वो उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस है, वो चलती है, लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग चलती है, चेंजेबल है। अभी मैंने बताया डायनामिक होती है तो चेंज हो जाती है, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, इवॉल्व होती है, तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस भी चेंज होती है, स्टैटिक नहीं है, ठीक है। सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, दो टाइप से हो सकती है। एक तो फॉर्मली, आपको पता है, देखा होगा, फॉर्मल कपड़े पहनना मतलब वर्क प्लेस आपका, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे कि लबासना है जहाँ पे आईएएस जो कैडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एक फॉर्मल क्या है, आपकी प्रोसेस है सोशलाइज करने की। इनफॉर्मल जैसे कि आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, कोई फैमिली फंक्शन है, ठीक है, तो वो होता है वहाँ पे आप इनडायरेक्टली सोशल हो रहे होते हो, ठीक है। मतलब इनफॉर्मली, वहाँ पे कोई प्रॉपर ये नहीं आपको बिठा के ट्रेन किया जा रहा उन चीज़ों के बारे में, इनफॉर्मली आप ऐसे ही रैंडमली सीख रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है इनफॉर्मल सोशलाइजेशन। फिर एक दो टर्म्स आती है, एक होता है असोशल, एक होता है एंटी सोशल। असोशल क्या बोलते हैं, और एंटी सोशल में डिफरेंस है। एंटी सोशल नेगेटिव टर्म है, जैसे कि कोई अडल्ट है वो कुछ जानबूझ के गलती करे, डिसओबे करे, तो दैट इज़ एंटी सोशल। वहीं पे अगर एक बच्चा जो ना समझ है, जिसको पता नहीं है और वो कुछ गलत कर दे, वो असोशल है। अब छोटा बच्चा है, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले एक चीज़ हुई, एक 5-6 साल का बच्चा था, हालांकि वो भी डिपेंड करता है कि फैमिली में कैसे मिला है उसको। तो जैसे एक फैमिली फंक्शन था, वो आया हुआ था, तो मेरी सिस्टर है, उसने उसको पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तेरा नाम क्या है। तो उसने उस सिर्फ उसी क्वेश्चन पे छूटते ही गाली दी उसको, ठीक है, अब्यूज़ किया। तो दैट इज़ अ सोशल। हम उसको एंटी सोशल तो नहीं बोल सकते, बिकॉज वो एक बच्चा है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो असोशल में आता है, उसको पता नहीं है गलत है और वो फिर हंस रहा है अब्यूज़ करके, गाली दे के, ठीक है, दैट इज़ असोशल। एंटी सोशल आपको अच्छे से पता है, आपको भली भांति पता है आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसके बावजूद आप कर रहे हो, मतलब आप अडल्ट हो, ठीक है, तो आप पनिश भी किए जाओगे, दैट इज़ एंटी सोशल। असामाजिक तत्व बोलते हैं, ठीक है, जो अराजकता फैलाते हैं समाज में। फिर आता इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, फीचर्स ही कर रहे हैं हम इसकी। तो बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है किसको, हमको, एक जो सोसाइटी में होना ही होना चाहिए अगर हम रह रहे हैं तो इसके ऊपर दो वो थे सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने थियरी दी हैं, CH कुले और GH मीड। इनके बारे में डिटेल में नहीं पूछता, लेकिन नाम अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। CH कुले ने दी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ, और GH मीड ने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये इनकी दो थियरी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे। अब हमने की थी फीचर्स, अब करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। कितने टाइप्स का सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो, एक होता है इनकल्चरेशन, एक होता है अकल्चरेशन, ठीक है। इनकल्चरेशन का मतलब होता है जब हम अपने ही कल्चर से चीज़ें एसिमिलेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं, जिसमें हम जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है, पले पोसे गए हैं, पाले गए हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को देखते देखते, तो वो हम अपने आप, ठीक है, स्वतः हम उनको अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ इनकल्चरेशन। वहाँ पे हमें कोई बेसिक अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती। फिर आता है अकल्चरेशन। अकल्चरेशन जब हम किसी कल्चर का पार्ट नहीं होते, लेकिन हम वहाँ चले जाते हैं किसी भी कारण से, फॉर एग्जांपल हम किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, तो वहाँ हम रह रहे हैं, तो उस कल्चर को फिर हमें असिमिलेट करना पड़ता, अडेप्ट करना पड़ता, दैट इज़ अकल्चरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो टर्म्स समझ में आई होंगी। फिर आती है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन कैसे होता है। जैसे इन्फेंसी स्टेज में अगर हम बात करें, 0 to 2 ईयर्स होती है इन्फेंसी, जब बच्चा नवजात होता है, तो उसको ऑब्वियसली पेरेंट्स आर द मेन रोल लीडर्स, ठीक है, जो उनको उसकी जो बेसिक सोशलाइजेशन है वो करते हैं। पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट में होता है 0 से 2 साल का बच्चा, वो किसी और के पास जाता तक नहीं है, रोने लगता है, ठीक है। फिर आता अर्ली चाइल्डहुड 3 से 5, वो फिर धीरे धीरे दादा नानी मामा फूफा बुआ मौसी मामा सबके पास जाने लगता है, गोदी भी जाने लगता है, देखा होगा। तो वो उनकी सोशलाइजेशन में रोल प्ले करती है वो फैमिली, किसके, जो बच्चा 3 to 5 ईयर्स है। फिर लेटर चाइल्डहुड अगर हम बात करें 6 to 12,
तो फैमिली भी पूरा रोल प्ले करेगी। फिर टीचर्स, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लग गया और उसके टीचर्स तो हैं ही हैं वहाँ, प्लस में उसके स्कूल में फिर फ्रेंड्स भी बनने शुरू हो जाएंगे, पीयर्स, तो दे विल ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन इट्स सोशलाइजेशन। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में। फिर आता है अडोलसेंस। अडोलसेंस होता है इस जो स्टेज होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं गहन सोशलाइजेशन होता है 12 से 18 साल की एज में। और जो मेन रोल होता है वो पीयर ग्रुप्स का ही होता है। सबसे ज़्यादा देखा होगा बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में घूमता है, बुलेट पे राइड मारता है, स्टंट मारता है, 4-5 का झुंड बना लेते हैं और पूरी हवा में होते हैं। तो ये जो अडोलसेंस वाली एज है ज़बरदस्त होती है, इसमें पीयर ग्रुप्स बस मेन रोल प्ले करते हैं उसके सोशलाइजेशन में। ठीक है, फिर आता है हमारे टाइप्स। प्राइमरी होता है जो फैमिली में ही हो जाता है। सेकेंडरी, प्राइमरी हमेशा जब भी आए तो याद रखना फैमिली ही होगा, क्योंकि बच्चा फैमिली में ही पाला पोसा गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जो बच्चा अनाथ है, जिसके पेरेंट्स हैं ही नहीं, फैमिली है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली जहाँ पे वो पला बड़ा है अनाथ आश्रम में, तो वो उसका प्राइमरी क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा सोशलाइजेशन का, वहीं पे उसकी हुई है। सेकेंडरी आता है फिर आपके सारे सोशल, स्कूल है, मीडिया है, जो भी वो बच्चा सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहा है, और उसका पीयर ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसके सेकेंडरी टाइप है सोशलाइजेशन का। अब आते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्याशात्मक सामाजिकरण। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसा देश, अगर मैं एक देसी भाषा में बोलूँ वैसा भेष। ठीक है, टाइप सोशलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा है फॉर एग्जांपल ए, और ये देख रहा है कि ये 4 बच्चे मस्त ग्रुप बी बना के खेल रहे हैं आराम से, तो ये धीरे धीरे इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, इनमें शामिल होने के लिए इनकी तरह ही बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इनकी तरह वो पूरी हरकतें करता है, कपड़े पहनेगा, वैसा ही बनेगा, ताकि वो उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड कर ले और वो भी खेले उनके साथ। दैट इज़ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब हम किसी की तरह बनना चाहते हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग क्या बनना चाहते हैं, फिल्म स्टार जो हैं, ये सेलिब्रिटी सो कॉल्ड, इनकी तरह बनने की पूरा ट्राई करते हैं, वही ड्रामे करते हैं, वही रिचुअल्स करते हैं, वही पूरा ये कोई भी वो लगा लो एक्टिविटी, उसमें पूरा वैसा ही बनने का ट्राई करते हैं, फिल्मी प्रपोजल, ये वैलेंटाइंस डे, फलाना ढिमकाना। तो ये होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब आप हो नहीं लेकिन आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है रीसोशलाइजेशन, जैसे कि दोबारा सामाजिकरण। री का मतलब वही होता है। ठीक है, तो रीसोशलाइजेशन का मतलब शादी के बाद जैसे लड़की ऑब्वियसली वो 20-25-30 साल अपने घर रही है, तो उसका वैसा सोशलाइजेशन हुआ है। फिर वो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, तो वहाँ पे उसको उसके हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है, तो ये एक टाइप से उसका रीसोशलाइजेशन है। ठीक है, दोबारा उसको नई चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ती है और उसको बहुत टाइम लगता है और बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी होती हैं ये उसके लिए। ठीक है, फिर आता है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे हर चीज़ के एजेंट्स होते हैं, दल्ले दलाल। ठीक है, वैसे ही सोशलाइजेशन के भी दलाल हैं, कहने का मतलब कारक हैं, कारण हैं। ठीक है, तो फैमिली है, ऑब्वियसली फैमिली रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में। एजुकेशन है, डिपेंड करता है आपको कैसी एजुकेशन मिली है, आपका वैसा ही ऑब्वियसली सोशलाइजेशन हुआ होगा। रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, हर रिलीजन अलग अलग टाइप की कल्चर्स, वैल्यूज़ होल्ड करता है, तो आप वैसे ही आपका सोशलाइजेशन होगा। पीयर ग्रुप, आपका दोस्त कैसा है, कहते हैं ना आपकी संगति देख के आप बता सकते हैं आप कैसे हैं, तो पीयर ग्रुप भी रोल प्ले करता है। मीडिया ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है कि बच्चे मोबाइल में या सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वो करते हैं, तो मीडिया से वो बहुत कुछ एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर और वैसा ही खुद को बना भी लेते हैं। नेबरहुड, आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, माहौल कैसा है अड़ोस पड़ोस में, तो वो भी बहुत इफेक्ट करता है उसकी सोशलाइजेशन को। इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, देखा होगा गरीब अमीर, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे भी सोशलाइजेशन में। गरीब कुछ अलग तरह से बिहेव करते मिलेंगे, अमीर कुछ अलग तरह से एक्टिंग करते मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन में। लीगल सिस्टम भी, किसी भी कंट्री की कैसे लीगल सिस्टम है, कैसी वहाँ पे लॉज हैं, कैसा क्या कुछ उनको मतलब अप्लाई किया जाता है, तो वो भी एक रोल प्ले करता है वहाँ के सोशलाइजेशन प्रोसेस पे। फिर आती है लैंग्वेज तो ऑब्वियसली आप जिस भी भाषा को आप बोलते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, आप वैसे ही उसी तरह की एक्टिंग भी करोगे। तो ये थे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फिर आता है एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन। एक्टिव मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन, जब आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे स्कूल और पीयर्स, आपके दोस्तों के साथ। पैसिव इनडायरेक्ट, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पे एंटर करोगे, आपको किसी ने बोला नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि आपको यहाँ साइलेंटली बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेंडर।
ठीक है। जेंडर का मतलब क्या होता है, लिंग अगर हम हिंदी में बोलें तो जेंडर जो है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स है ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है। सेक्स जो है बाय बर्थ गर्ल या बॉय पैदा होते हैं, ठीक है, तो उसको हमने नहीं बनाया, वो कुदरत की मतलब बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, कुदरत ने बनाया, नेचर ने बनाया। लेकिन जेंडर जो है कि औरत एक औरत की तरह ही बिहेव करेगी और आदमी एक आदमी की तरह, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर जिसको हम बोल रहे हैं। समाज बनाता है, बचपन से ही बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि एक तुम्हें एक इस सो कॉल्ड वे में बैठना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये एक जेंडर कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, जो समाज बनाता है। अब बात आती है जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स। इक्वालिटी क्या होती है और जेंडर रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। एक होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। अगर मैं बात करूं दोनों टर्म्स में, भाई कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इक्वालिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, ठीक है। तो देखो राइट टू इक्वालिटी आपने देखा भी होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ऑलवेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द टर्म्स। कोई भी हालात हो आपको सबको क्या देनी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है हर तरह से, ठीक है। मेल एंड फीमेल आर इक्वल इन ऑल सिचुएशन, ठीक है। कबड्डी का मैच, कुश्ती का मैच हो रहा है तो लड़का लड़की को भी आपस में लड़वा दो, दैट इज़ इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी क्या बोलती है कि ऑब्वियसली ये एक नेचर कंस्ट्रक्शन है, गर्ल्स आर नॉट दैट मच पावरफुल फिजिकली, तो आप एक लड़का और लड़की को कॉम्पीट नहीं करवा सकते। हाँ, मेंटली वो कॉम्पीट कर सकती है लेकिन फिजिकली नहीं। तो इस विशेष नीड को ध्यान में रखना, दैट इज़ इक्विटी। समझ आया कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो देनी है लेकिन एज पर नीड्स, ठीक है। क्या देनी है, एज पर नीड्स, चाहे वो फिर लड़का हो चाहे वो लड़की हो। फीमेल्स आर गिवन रिजर्वेशन ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे देखा होगा मेट्रो ट्रेन्स में, बसेस वगैरह में लेडीज़ के लिए सीट भी रिजर्व होती है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ इक्विटी। वो इक्वालिटी का पार्ट नहीं है, वो इक्विटी का पार्ट है, क्योंकि वो उनकी नीड है, ठीक है, कि उनको वो मिलनी ही चाहिए। अब सीट क्यों रिजर्व की गई है कि कई बार होता है कि महीने में एक बार लेडीज़ जब ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो वो बहुत वीक फील कर रही होती है उन 3 to 4 डेज़ में, तो अगर सीट उसको मिल जाए, वो कहीं वर्किंग है, जा रही है आ रही है, तो वो उसके लिए थोड़ा उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, एक तरह से उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ इक्विटी। अब आप ये नहीं बोल सकते नो मैन आर वेमेन आर इक्वल, तो आप खड़े ही जाओ। ये हमें देखना पड़ता है कि उसकी नीड क्या है, तो नीड के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना इज़ कॉल्ड इक्विटी। और इक्वालिटी आपको कोई कंडीशन नहीं देखनी, सिर्फ हर हाल में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये आता है क्या, इक्वलिटी। अब आप बोल दो SC ST OBC को इक्वल रखेंगे हर हाल में, हमें नहीं पता चाहे जनरल है वो ऑलरेडी कितना ही प्रॉस्पर है, तो ये इक्वालिटी में आएगा कि हम तो सबको एक नज़र से देखेंगे, हमें नहीं पता वो ऑलरेडी SC ST OBC कास्ट है वो कहाँ जा रही है, और जनरल ऑलरेडी बहुत संपन्न है। इक्विटी क्या कहता है, इक्विटी कहता है नो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है पर नीड्स के अकॉर्डिंग। आपको अगर जनरल वाले ऑलरेडी संपन्न है लेकिन OBC ST SC वालों को आपको रिजर्वेशन देके उनको बराबर लाना पड़ेगा, उनकी नीड्स को देखो, उनको उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखो, तो ये इक्विटी होती है। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आता है बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़। क्या कारण है भाई इनइक्वालिटीज़ होने के सोसाइटी में। एक तो डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, कि लड़का लड़की के उसमें बहुत भेदभाव होता है, बहुत इनइक्वालिटीज़ होती हैं। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है, एज के हिसाब से बड़े बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे, उनमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट के बेसिस पे तो आपने देखा ही है, इंडिया का एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है कास्टिज़म की, तो कास्ट जो है वो तो एक ज़बरदस्त बेस था डिस्क्रिमिनेशन का बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। उसके बाद हालांकि चीज़ें बहुत बदली हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कास्ट एकदम से जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वो ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत हद तक चीज़ें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई है। अब आते हैं डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि आप क्या कर रहे हो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई अमीर रिश्तेदार होगा और एक थोड़ा सा बेचारा गरीब रिश्तेदार होगा, दोनों के ट्रीटमेंट में ही आप डिफरेंस देखोगे। कोई गरीब है कोई अमीर है, किसी दोनों का रिश्तेदार है कॉमन, वहाँ चले गए शादी में, अमीर को तो भाई उसके आगे बिछ जाएंगे, फैल जाएंगे जैसे भगवान उतर के आ गए हों दुनिया में,
ऐसे ट्रीट करेंगे उसको, एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट एकदम। और वहीं पे एक नॉर्मल आदमी गरीब है उसको ऐसे ही लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। मैंने देखा है, मैंने तो देखा, आपने देखा है नहीं पता। तो ये किस चीज़ के बेसिस पे डिफरेंस है या इनइक्वालिटी है? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, ठीक है। फिर आते हैं जेंडर रोल्स, जो मैंने पीछे नाम भी लिया था। जेंडर रोल्स का मतलब है जेंडर रोल्स को अडेप्ट करना, दैट इज बिकमिंग मैन और वुमेन। मैंने बोला था कि मैन और वुमेन आर नॉट बोर्न, रादर दे आर क्या है, दे वो बनाए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। पर्सनस बॉडी लैंग्वेज कैसे कैसे बनाए जाते हैं देख लो, कि अ पर्सनस बॉडी लैंग्वेज, उसका द वे ऑफ अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स, वर्क्स और इवन थिंक इज प्री डिटरमाइंड बाई सोशली मेड जेंडर्ड रोल्स। देखो सोसाइटी क्या बोलती है कि अगर मैन है तो उसको एक पर्टिकुलर वे में उसकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको वॉक करना चाहिए एक पर्टिकुलर वे में, उसको टॉक करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसको काम करना चाहिए, और इवन वो थिंक भी एक पर्टिकुलर वे में करेगा अगर वो मैन है। और वहीं पे अगर एक वुमेन है तो उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी नजाकत वाली, शर्म वाली, और वो चलना भी उसको ऐसे चाहिए, एकदम संभल संभल के, टॉक भी वो बड़ी सॉफ्टली सोफिस्टिकेटेड उस वे में करे, ठीक है। वर्ड्स भी, और मतलब कहने का मतलब है ये सारी सोसाइटी ने ही तो बनाई है। जैसे हम लड़कियों को बोल दिया जाता है इतनी तेज मत हंस, ऐसे नहीं हंसती लड़कियाँ, या ऐसे मत लेट। कई बार हम लेटे होते हैं ऐसे रैंडम, जैसे बेड पे पड़े हैं, तो ऐसे घर वाले भी आके बोलते हैं ए ऐसे मत लेट, लड़कियां ऐसे नहीं लेटती। हालांकि मेरे सामने नहीं होता, मेरे घर में, बट होता है इन जनरल अगर हम देखें तो ये कौन सिखाता है? ये जेंडर रोल्स हमें कौन सिखाता है? अगर हम बात करें तो ये सोसाइटी से ही तो मिले हैं। हम बाय बर्थ, जब मैं पैदा हुई मुझे नहीं पता था दैट आई एम अ गर्ल, ठीक है। जो ऑब्वियसली जो बॉडी पार्ट्स थे वो नेचर ने दिए थे, वो ठीक है, लेकिन मुझे बनाया किसने? औरत की तरह मुझे बिहेव करना किसने सिखाया कि गर्ल शुड बिहेव इन दिस वे और बॉय शुड बिहेव इन दैट वे? ये मुझे सोसाइटी ने सिखाया। ये जेंडर रोल्स मुझे सोसाइटी ने दिए कि मुझे ऐसे चलना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, मुझे ऐसे बात करनी चाहिए, मुझे ऐसे हंसना चाहिए, मुझे ऐसे ये करना चाहिए, ऐसे दुपट्टा लेना चाहिए, मैं अपने अपर बॉडी पार्ट को ऐसे नहीं करके चल सकती। कहने का मतलब है सो मैनी थिंग्स, ठीक है। ये होते हैं जेंडर रोल्स जो हमें टीच किए जाते हैं बाय सोसाइटी। फिर आते हैं हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स होते हैं रूढ़िवादिता, ठीक है। रूढ़िवादिता आपको पता ही है, रूढ़िवादिता जेंडर को लेके तो बहुत तगड़ी रूढ़िवादिता है कि प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं अबाउट पर्सन्स या फिर ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ के तौर पे भी, ठीक है। जैसे कि फैमिली में भी मिलती है, मैरिज में भी मिलती है, करिकुलम, एजुकेशन, मीडिया, हर जगह मिलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कैसे? देखो जैसे ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा लड़कों को तो भाई लड़के तो कुनबे का वंश वंश बढ़ाएंगे, हमारी वंशावली है, इनको तो कैसे वे में पालना चाहिए। अच्छा लड़कियां हैं, वो लड़कियां तो पराया धन है, तो उनको तो कैसे, तो ये एक स्टीरियोटाइप ही है। तो या लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, एक एक ज़बरदस्त स्टीरियोटाइप ये चलता है कि लड़कियां तो होती चुगलखोर हैं, उनको तो कि कब पता नहीं युधिष्ठिर ने क्या श्राप दिया था कि तुम्हारे औरतों के मन में कभी कोई बात डाइजेस्ट नहीं होगी, तुम पेट में नहीं रख सकती, तुम बता ही दोगी, इसलिए लड़की जो औरतें होती हैं उनको विश्वास पात्र नहीं समझा जाता कि भाई ये किसी को भी बोल देंगी। तो एक स्टीरियोटाइप बना रखा है। ऐसा नहीं है कि हर औरत ऐसी है, हर लड़की ऐसी है, ठीक है। ये उनके बारे में एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है कि लड़कियां तो ऐसी होती है, रोतड़ी, दुखी, ठीक है, चुगलखोर, जेलस से भरी हुई। नहीं, ये स्टीरियोटाइप, ठीक है। फिर आता है जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कैसी? मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जहाँ पे जेंडर का नामो निशान तक ना फील हो हमें, ठीक है। जैसे आजकल हम कैमरा पर्सन यूज़ करने लग गए, किसकी जगह? कैमरा मैन की जगह। भाई कैमरा मैन ही क्यों बोले? अगर वो विमेन हो तो हमने उसके लिए कॉमन वर्ड निकाला कैमरा पर्सन, ठीक है। बैट्समैन यूज़ ही नहीं करते, अब क्या यूज़ करते हैं? बैटर। बैटर चाहे वो फिर एक फीमेल प्लेयर है या मेल प्लेयर है, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच, पहले क्या बोलते थे? मैन ऑफ द मैच, लेकिन अब क्या बोलेंगे? प्लेयर ऑफ द मैच। चेयर पर्सन, पहले क्या बोलते थे? चेयरमैन, ठीक है। तो ये अभी ट्राई किया जा रहा है कि हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इनकलकेट करें हमारे सोशल स्ट्रक्चर में। अब आता है जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है? कहते हैं ना बायसनेस, बायस्ड होना। तो किसी के लिए बायस्ड होना मतलब मेल या फीमेल है, तो किसी के लिए भी बायसनेस हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर तो मेल के लिए ही बायसनेस मिलती है। हमने देखा होगा कि लड़का बड़े से बड़ा कसूर कर दे, उसको कह देते हैं कोई नहीं, ये तो लड़का चलता है, लेकिन लड़की अगर उससे भी कम उसका कसूर कर दे तो उसको बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है सोसाइटी में, ठीक है। दैट इज़ जेंडर बायसनेस। तो ये एक टाइप की बायसनेस है, एक नेचुरली लड़कों को एक प्रो जो होता है बिहेवियर वो मिलता है, ठीक है।
फिर जेंडर आइडेंटिटी कौन सिखाता है कि मैं विमेन हूँ, तो मुझे ये किसने सिखाया आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी की देन है। जेंडर टाइपिंग, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इसी का टाइप है, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कि गन्स आर गिवन टू बॉयज़ एंड डॉल्स आर गिवन टू गर्ल्स, क्यों? लड़कों को तो बचपन में भी खेल खेल में उनको खिलौने भी गन्स, स्कूटर, बाइक ये दी जाती हैं, है ना। वहीं पे लड़कियों को क्या दिया जाता है? डॉल्स, वो भी पिंक बारबी डॉल। ऐसा क्यों है? ये कौन से स्टीरियोटाइप में आता है अगर मैं पूछूं आपसे? तो ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑब्वियसली जेंडर स्टीरियोटाइप का ही पार्ट है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप बना रखा है, वैसी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा रही हो। जैसे ब्लू कलर फॉर बॉयज़, पिंक कलर फॉर गर्ल्स, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि सब लड़कियों को ही भाई पिंक कलर पसंद है, मुझे तो धेले का नहीं पसंद। तो कहने का मतलब है ये भी एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि ब्लू कलर है वो लड़कों के लिए, और पिंक कलर है पिंकी पिंकी वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। फिर आता है हिडन करिकुलम। हिडन मतलब छिपा हुआ करिकुलम, वो जो अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है, अनऑफिशियल है, ऑफन अनइंटेंडेड लेसन, वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। इनडायरेक्टली बच्चे स्कूल में सीख लेते हैं, वो कई किताबों में नहीं लिखा हुआ, वो कहीं आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, करिकुलम का पार्ट नहीं है, अनऑफिशियल अनरिटन है, जो बच्चे इनडायरेक्टली स्कूल में सीखते हैं। फिर आती है ये जो भी हमने जेंडर और ये पढ़े हैं, इसकी सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, सॉरी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देखो कल को आप जाके एक टीचर बनोगे तो यू शुड बी ए जेंडर न्यूट्रल टीचर इन योर क्लास, एटलीस्ट यू कैन डू दैट, ठीक है। ये पढ़ाने का मकसद यही है कि कल को आप कैसे टीचर बनोगे जाके, तो आपको क्या करना है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट बी इंक्लूडेड इन ऑल एक्टिविटीज़ इन क्लास, ठीक है। ज़्यादातर टीचर क्या कर देते हैं, जैसे बेंच वेंच उठाने का काम हो तो लड़कों को बोलेंगे, अब नहीं, आप लड़कियों को भी बोलो, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करो, ठीक है। और बस यही है। फिर आता है एट द एज ऑफ 4, बच्चा 4 साल की उम्र में जेंडर कॉन्स्टेंसी नाम का एक वो होता है फिनोमेना, उसको सीख जाता है। उसका मतलब ये है कि चिल्ड्रन जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स। 4 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो जेंडर रोल्स को पहचानने लगते हैं। 4 साल का लड़का या लड़की ये जानने लगता है कि मैं बॉय हूँ और मैं गर्ल हूँ, ठीक है। तो ये होता है क्या, जेंडर कॉन्स्टेंसी, उनमें आ जाती इतनी समझ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोशलाइजेशन एंड जेंडर. Tomorrow we will do the next topic. Till then, bye bye, take care, God bless.